नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। शुरुआत करते हैं खबरों की और बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे जो कि उत्तरकाशी से है। यमुनोत्री नेशनल हाईवे यहां पर खोल दिया गया है। डाबरकोट और झज्जर गाड़ के पास हाईवे खोल दिया गया है। किशाला पुल के पास मार्ग खोलने में बीआरओ जुटा हुआ है। तो ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। यमुनोत्री नेशनल हाईवे जो कि बारिश की वजह से बाधित हो गया था, अब उसको खोल दिया गया है। हालांकि जो किशाला पुल है वहां पर बीआरओ की जो टीमें हैं वहां पर उस हाईवे को खोलने में जुटी हुई हैं। डाबरकोट और झज्जर गाड़ के पास का जो हाईवे बाधित हुआ था, जहां पर मलबा और बोल्डर आए थे, उसको खोल दिया गया है। किशाला पुल के पास मार्ग खोलने में अभी बीआरओ की टीमें जुटी हुई हैं। तो ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पर भारी बारिश के चलते मलबा और बोल्डर्स आए थे, उसके बाद नेशनल हाईवे बंद हो गया था। यमुनोत्री नेशनल हाईवे को अब सुचारू कर दिया गया है। गाड़ियों की आवाजाही यहाँ पर होने लगी है। इससे जो वहाँ पर दिक्कतें आई थी वो दिक्कतें दूर हो गई। हालांकि किशाला मोटर पुल के पास जिस तरीके से लैंडस्लाइड हुई थी, उस पर अभी काम जारी है। अधिक जानकारी लेते हैं। हमारे संवाददाता दीपक नौटियाल हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। दीपक, और क्या कुछ अपडेट अभी है? किशाला पुल के पास किस तरीके की स्थिति बनी हुई है? जी रवि, बिल्कुल आपको बता दूं कि इसमें अपडेट है कि यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग जो है यात्री के लिए जो यात्रा के लिए जो खोल दिया गया, क्योंकि जो है सुबह से ही वहाँ पे जो है टीमें लगी हुई थी और जो किसाना जो पुल है वहाँ पे एक भारी मात्रा में मलबा आ गया था। अब जो वहाँ पे जो है रास्ता खुल गया और धीरे धीरे जो है यात्रा जो व्यवस्था है बिल्कुल सामान्य हो रही है। जी ठीक है, आप बता रहे हैं कि सभी जगह पर अब रास्ते खोल दिए गए हैं। नेशनल हाईवे पूरी तरीके से सुचारू हो गया है। इस वक्त अगर मौसम की वहां पर बात की जाए दीपक, तो किस तरीके का मौसम है और मौसम विभाग का पूर्वानुमान क्या है जिले के लिए? जी बिल्कुल, अभी तो मौसम यहाँ पे बिल्कुल साफ खिला हुआ है, लेकिन मौसम विभाग का जो है अगले जो है 2 दिन जो है भारी बारिश का अलर्ट यहाँ पे करा हुआ है। और गंगोत्री धाम की अगर मैं बात करूँ तो गंगोत्री धाम में भी इसके बादल छाए हुए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस की केदारनाथ रक्षा प्रतिष्ठा यात्रा को लेकर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस यात्रा के जरिए राजनीति कर रही है। केदारनाथ बचाओ यात्रा राजनीतिक उद्देश्य से निकाली जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि यात्रा के जरिए कांग्रेस केदारनाथ धाम को लेकर भ्रम फैलाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से कांग्रेस का अंदरूनी मतभेद भी सामने आ गया। यात्रा में 20 से 25 लोगों से ज्यादा शामिल नहीं हो रहे, जिससे साफ होता है कि कांग्रेस की यात्रा फ्लॉप है। मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि कांग्रेस की जो ये यात्रा ये शुरू की है हरिद्वार से, ये पूरी तरह से फ्लॉप यात्रा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ठीक कहा, इनको प्रायश्चित यात्रा निकालनी चाहिए थी। अब आप देखिए, जो लोग भगवान श्री राम को काल्पनिक बनाते रहे हों, बताते रहे हों, जो राम मंदिर पे सवाल उठाते रहे हों, जो सनातन पे सवाल उठाते रहे हों, आज उनको भगवान केदार की यात्रा की केदार की याद आई है। और केदारनाथ जी के प्रति जब वहाँ आपदा आई थी, आप भी जानते हैं किस प्रकार का इन्होंने काम किया था। मैं आज कह सकता हूँ कि जहाँ केदार का सौंदर्यीकरण हो रहा है, एक विस्तारीकरण हो रहा है, वहाँ जितना काम माने मोदी जी की कृपा से वहाँ हुआ है, आज उनको लेके ये परेशान है। और जिस प्रकार से यात्रा सबसे, यदि मैं कहूँ इस दौरान सबसे ज़्यादा तीर्थयात्री हमारे 4 धामों में किसी एक धाम पे सबसे ज़्यादा आए तो वह केदारनाथ। ये हमारी यात्रा को प्रभावित करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हमारी यात्रा वहाँ पे इतना ज़्यादा ना हो, सरकार के नाम से ज़्यादा नाम न बढ़े। और दूसरा, केदारनाथ का चुनाव आ रहा है। ये केदारनाथ के चुनाव को दृष्टिगत ये यात्रा चला रहे हैं। फिर आप देखिए, पूरे यात्रा के दौरान मैं तो चैनल्स में ही देखता हूँ, कहीं 20-25 से ज़्यादा इनके लोग ही नहीं हैं। एक बार पहले भी कि हमारे माननीय करण महाराज साहब ने यात्रा निकाली, वो फ्लॉप यात्रा थी, ये फ्लॉप यात्रा है। और अब ये प्रपंच रच के इस यात्रा को प्रसिद्धि के लिए कुछ ना कुछ प्रपंच रचते जा रहे हैं। मुझे लगता है इनका जो आपसी द्वंद्व है उसको बैलेंस करने के लिए इन्होंने ये यात्रा निकाली है। लेकिन जनता इनके स्वांग को समझती है, इनके इस हथकंडे को समझती है, और निश्चित रूप से इनका जो ये कारनामा है या जिस प्रकार के दुष्प्रचार कर रहे हैं, भगवान केदार इनको तो माफ करने वाले हैं। बीते दिनों टिहरी के घनसाली में बारिश ने तबाही मचाई थी। इस तबाही में आए मलबे ने कई घरों में
उजाड़ दिया। वहीं जब घनसाली विधायक शक्तिलाल शाह गांव में प्रभावित लोगों से मुलाकात करने पहुंचे तो लोगों ने उनका जमकर विरोध कर दिया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। अब इस मामले को लेकर बीजेपी का बयान सामने आया। बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहा कि अब जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो लोगों का हक अपने जनप्रतिनिधि पर बनता है, जिसके चलते कभी कभी जनप्रतिनिधि को आक्रोश भी झेलना पड़ता है। उन्होंने ये भी कहा कि विधायक की कुछ सीमाएं होती हैं और उन सीमाओं में रहकर वह हर संभव कोशिश करते हैं। आक्रोश भी दिखाते हैं, शिकायत भी करते हैं और फिर जनप्रतिनिधियों के आक्रोश को झेलता भी है और उनकी मांगों को पूरा करने का प्रयास भी करता है। विधायक की भी अपनी सीमाएं हैं और उन सीमाओं में रहते हुए वो यथासंभव सत्यलाल शाह जी तो तत्काल जो है फौरी तौर पर वहां क्षेत्र में पहुंच गए थे और पहुंचने के बाद जितना संभव हो सका वो राहत और बचाव के कार्यों में लगे हुए हैं। वहां की जिलाधिकारी भी लगातार 3 दिन से उस क्षेत्र में डटे हुए हैं। आज गढ़वाल के कमिश्नर भी वहां दौरा कर रहे हैं। कहीं कोई कमी रह गई हो, कहीं पर कोई आवश्यकता होगी तो उसकी पूर्ति भी करेंगे। कल हमारे टिहरी जिले के प्रभारी मंत्री आदरणीय प्रेमचंद्र अग्रवाल जी ने भी वहां भ्रमण किया है, वहां के लोगों से मिले हैं, प्रशासनिक अधिकारियों से उसकी समीक्षा भी की है कि क्या क्या कार्य किए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि जनता का हक है, उनका अधिकार है अपने जनप्रतिनिधि से अपनी बात को रखने का। उधर विकासनगर के नगर पालिका कार्यालय में महत्वपूर्ण योजना को लेकर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी के अधिकारियों के साथ बैठक की है, जिसमें उत्तराखंड अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी के अधिकारियों ने इस महत्वपूर्ण योजना को लेकर प्रस्तुतिकरण दिया। अधिकारियों ने नगर पालिका विकासनगर क्षेत्र की जलापूर्ति और सीवरेज सिस्टम समेत संपूर्ण विकास को जो ब्लूप्रिंट के माध्यम से विधायक के सामने रखा। विधायक ने कई मुद्दों पर विस्तार से इंजीनियरों से भी जानकारी ली। जिन बिंदुओं को लेकर अभी शंका बाकी है उन पर अगली बैठक में चर्चा होगी। ये 535 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है, 535 करोड़ का, तो इट्स अ बिग डील। और जैसा मैंने कहा था विधानसभा के चुनाव से पहले किया था, सैद्धांतिक स्वीकृति की इसकी हम तभी करा चुके थे, लेकिन मैंने कहा था कि इसकी फाइनल अप्रूवल भी और बहुत जल्दी हम बिडिंग प्रोसेस में जाएंगे। जैसा आप सबको मालूम है कि इस तरह के प्रोजेक्ट में ग्लोबल और नेशनल बिडिंग होती है, तो बाकायदा नेशनल बिडिंग होकर के टाटा कंसल्टेंसी इंजीनियर्स करके वो कंसल्टेंट इसके अंदर, और फिर बिडिंग होकर के एक क्या है ग्रुप EMS को ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ है EMS को। और आज कंसल्टेंट ने, कॉन्ट्रैक्टर ने और जो हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं नगर पालिका, क्योंकि नगर पालिका ही सबसे बड़ी स्टेक होल्डर है इसके अंदर, क्योंकि अल्टीमेटली नगर पालिका विकासनगर के निवासियों के सुविधा के लिए प्रोजेक्ट बन रहा है। देहरादून में जनता की समस्याओं के तुरंत समाधान के लिए जिलाधिकारी कार्यालय में जनता दरबार लगाया गया, जहां भारी संख्या में पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याओं को जिलाधिकारी के सामने रखा। जनता दरबार के बाद जिलाधिकारी ने बताया कि आज 115 से ज्यादा शिकायतें आई, जिनमें जमीन से जुड़े मामले और मानसून सीजन में जल भराव की समस्या प्रमुख रूप से सामने आई है। डीएम ने बताया कि ज्यादातर शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया और कुछ ऐसी शिकायतें रहीं जिनमें तकनीकी पहलुओं के आधार पर निस्तारण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। तकरीबन 115 प्लस हमारे यहाँ शिकायतें आई हैं और इसमें मोर और लेस जितनी भी शिकायतें थी वो लैंड डिस्प्यूट और जो अभी बरसात का सीज़न है तो जल भराव की जो शिकायतें थी वो थी। और इसमें जो ज़्यादातर शिकायतें लैंड से भी रिलेटेड थी वो सीनियर सिटीजन से रिलेटेड थी और हमारे जितने भी अधिकारी कर्मचारी बैठे हुए थे उनसे सबसे यही इंस्ट्रक्शंस हैं कि इनको तत्काल निस्तारण करें। उधर अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में वन क्षेत्राधिकारी मोहन गंगा शरण ने वन जीव की घटनाओं को लेकर खंड विकास अधिकारी को पत्र लिखा है। वन क्षेत्राधिकारी ने ग्राम पंचायत के आसपास और सार्वजनिक स्थानों में उग रही झाड़ियों के कटान के लिए मनरेगा सहित अन्य मत्स्य कटान की बात कही। उन्होंने कहा कि बारिश के दौरान झाड़ियों में वन्य जीवों के छिपने की जगह बन जाती है, ऐसे में जल्द से जल्द झाड़ियों का कटान किया जाना चाहिए। इस संबंध में पूर्व में भी हमने संबंधित जो ग्राम प्रधान होते हैं तो और जो विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी हैं, उनको सूचित किया गया है कि वर्षा काल में जो झाड़ियाँ घरों के आसपास हैं
बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं, जिसके कारण ये वन्य जीवों के छुपने की जगह बनती है। तो इसके लिए हमने अभी ब्लॉक अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, सल्ट और खंड विकास अधिकारी भिकिया सेन को पत्र भी लिखा है कि वो समस्त अपने ग्राम प्रधानों और विकास अधिकारियों को पत्र लिखकर मनरेगा या अन्य किसी मद से गांव में सार्वजनिक स्थानों पे, चलने के रास्तों पे झाड़ियाँ कटान कराएं और साथ ही साथ रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था रखें, जिससे कि वन्य जीवों को ग्रामीण आबादी के आसपास छुपने की जगह ना मिले। उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत संगठन लंबे समय से त्रिस्तरीय पंचायत का कार्यकाल 2 साल बढ़ाने की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार ने हरिद्वार को छोड़कर अन्य जिलों में इसी साल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने का फैसला लिया है, जिसके चलते त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों में काफी आक्रोश है। प्रदेश संगठन के आह्वान पर ग्राम प्रधान संगठन प्रदेश उपाध्यक्ष के नेतृत्व में लोहाघाट ब्लॉक के त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों ने ब्लॉक कर्मियों को बाहर निकालकर ब्लॉक कार्यालय में तालाबंदी कर दी। साथ ही साथ कर्मचारियों ने धरना शुरू कर दिया, प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की। वहीं पंचायत प्रतिनिधियों ने चेतावनी देते हुए कहा, अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो सभी त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि 3 अगस्त को देहरादून कूच कर मुख्यमंत्री आग्रह यात्रा निकालेंगे। देश में एक चुनाव को लेकर हम लोग यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं। हमारे प्रदेश संगठन के अध्यक्ष आदरणीय संबल जी प्रदेश कार्यालय में देहरादून में धरने पर बैठे हुए हैं। पिछले 2 हफ्ते से वो लोग धरने पर बैठे हुए हैं। तो हमारी भी आज ये मांग है, हमने भी यहाँ पर आज तालाबंदी की है। ये तालाबंदी का मुख्य उद्देश्य ये है कि प्रदेश में जो एक देश एक चुनाव के तर्ज पर हमारे उत्तराखंड में भी एक पंचायत और एक चुनाव की तर्ज पर यहाँ पर चुनाव होना चाहिए। हरिद्वार को अलग चुनाव किया जाता है 2 वर्ष बाद। तो हमारा ये जो बीच में कोरोना इत्यादि गंभीर बीमारियों से हमारा कार्य भी बाधित रहा है और हमारा और कई तरह से नुकसान हुआ है, तो हम ये चाहते हैं कि 2 वर्षों का कार्यकाल यहाँ पर बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे जनप्रतिनिधियों में एक उत्साह भी होगा और जनप्रतिनिधियों की थोड़ा सा कमर भी कसेगी, ताकि अभी तक हम विकास कार्य क्षेत्र में नहीं करा पाए, क्योंकि 2 वर्ष लगातार कोरोना काल में रहा है। उसमें क्या रहा है कि हमारा वित्त भी बाधित रहा है और समय से वित्त खर्च न होने के कारण आज हमें ये स्थिति हमारे यहाँ पर आई है हमारे क्षेत्र में कि हम विकास कार्य नहीं करा पाए हैं। इसके लिए हमें अतिरिक्त समय 2 वर्ष का तालाबंदी की है, क्योंकि ये हमारे प्रदेश संगठन के द्वारा जो हमें आदेश किया गया कि आज सारे ब्लॉकों में तालाबंदी करनी है करके कल हमने डीएम एसपी साहब को हमने ज्ञापन दे दिया था कि कल हम तालाबंदी करेंगे। कि हमारे प्रधान संगठन के लोग 15 दिनों से वहाँ देहरादून में धरना पे बैठे हैं, उनकी आज तक कोई बात की कोई सुनवाई नहीं हुई। इसीलिए हम लोगों ने आज यहाँ तालाबंदी करने का फैसला लिया। 3 तारीख को हम लोगों ने वहाँ सीएम आवास कूच करने के लिए निर्णय लिया। मुख्य मांग हमारी यही है कि एक देश एक चुनाव। हल्द्वानी में विशेष समुदाय के टेम्पो चालक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार कर फरार हो गया था, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस मामले को लेकर ग्रामीणों और छात्र छात्राओं में काफी आक्रोश है, जिसके चलते आज एमबीपीजी कॉलेज के छात्र छात्राओं ने आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर कोतवाली परिसर में हंगामा किया। महीने हर 2-4 दिन के बाद कुछ ना कुछ घटनाएं होती जा रही हैं। पुलिस प्रशासन हिंदुओं को ये कहकर हमेशा चुप करा दिया जाता है कि आप लोग समझदार हैं, आप लोग पढ़े लिखे हैं, और हिंदू हमेशा दबता आया है, इसलिए हिंदुओं को दबाया जा रहा है। लेकिन अब हिंदू जागरूक हो चुका है, अब हम लोग दबने वाले नहीं हैं। हम चाहते हैं कि हमारी बेटी को न्याय मिले। हर बार अभी बीच में कुछ टाइम पहले बनभुलपुरा में भी कांड हुआ था, उन लोगों को भी सबको बेल मिलने लग गई है। अगर ऐसे ही इन अपराधियों को पकड़ेंगे, फिर 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद इनको बेल दे दी जाएगी, ये बाहर निकल के फिर वही हरकतें करेंगे। हमारी बहन बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, ये अपने को सेफ फील नहीं कर रही हैं, ये बिल्कुल भी अपने को सुरक्षित नहीं मान रही है। सब लोगों के कॉलेज आने का, अपने कॉलेज से घर जाने का, ट्यूशन जाने का माध्यम ही ऑटो है, और सब बरेली से बाहर से हम लोग मांग ये करते हैं कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उस ऑटो चालक को फांसी हो। जितने ऑटो चालक यहाँ पर हैं, जितने हल्द्वानी में ऑटो चल रहे हैं, आधे से ज्यादा के पास लाइसेंस नहीं है, सबके लाइसेंस बने। जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनका ऑटो सीज हो और क्या कहते हैं उनका सत्यापन कराया जाए।
मेरा नाम जानते हैं, कल 16 साल की एक बच्ची के साथ, नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, रेप हुआ है, और जो किया है ऑटो चालक जो है उसका नाम मोहम्मद अंसारी है। और मैं थोड़ी सी नाराज हूँ प्रेस वालों से भी, क्योंकि उसमें ना उन लोगों ने डाला है कि लड़की मेंटली डिस्टर्ब है। वैसे तो ये कोई टॉपिक नहीं है, मेंटली डिस्टर्ब है, ये चीज ना उसको हेल्प करेगा कि कल के दिन हो सकता है उससे जबरदस्ती बुलवाया, हो सकता है किसी और ने किया। तो हमारी मांग है कि उसको फांसी होनी चाहिए, क्योंकि जब कोई नाबालिग क्राइम करता है तो उसका क्राइम कम होता है। जब किसी नाबालिग के साथ क्राइम हो रहा है तो हमें चाहिए कि वो सजा भी बढ़ाई जाए। 10 साल की सजा एक रेपिस्ट को अगर 10 साल बाद छोड़ दोगे तो उसका जो दिमाग है ना वो रेपिस्ट का ही रहेगा। वो बाहर आने के बाद हम नहीं कह सकते कि उसे वहां से सुधारा जाएगा या फिर कोई सुधार मिलेगा। तो मेरी मांग है कि उसको फांसी मिले और जल्द से जल्द इस चीज पे कार्यवाही हो। और मेरा हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड सहित कुछ ही राज्य अपने देश में ऐसे हैं जो पूरे देश को शुद्ध हवा पानी देते हैं। लिहाजा क्या यह जरूरी नहीं कि उत्तराखंड सहित हिमालयी राज्यों को केंद्र से विशेष सहायता देने की जरूरत है? उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नीति आयोग की बैठक में भी अपनी बातें रखी हैं। इस रिपोर्ट से समझिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को नई दिल्ली में हुई नीति आयोग की बैठक में हिमालयी राज्यों के लिए विशिष्ट नीति बनाने की वकालत की। बैठक में सीएम धामी ने कहा कि हिमालयी राज्यों को विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए विकास से जुड़े प्रस्तावों के लिए विशेष नीतियां बनानी चाहिए। देखिए, बहुत ही सराहनीय बातें उन्होंने करी हैं, जो कि केंद्र सरकार से नीति आयोग की बैठक में उन्होंने प्रस्ताव अपना रखा है। इससे ये साबित होता है कि मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड के लिए कितना अच्छा सोचते हैं और कितना इसको और भी अच्छा बनाने का प्रयास में लगातार लगे रहते हैं। जिस प्रकार ग्रीन बोनस के रूप में उन्होंने कहा कि हमें मिलना चाहिए और आपदा का विशेष स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए। रेल के लिए भी हम लोगों को 500 करोड़ से ज़्यादा परियोजनाओं का लाभ मिलने की बात कर रखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए हिमालय राज्य को 25 मेगावाट से कम क्षमता की जल विद्युत परियोजनाओं की मंजूरी और उन्हें लगाने की अनुमति देने का अनुरोध भी किया है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर के राज्यों के साथ ही हिमालयी राज्यों में भी लघु जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए प्रस्तावित 24% कैपिटल सब्सिडी लागू की जाए। जिस प्रकार से ये विद्युत मेगावाट बिजली की बात रखी गई है और हाउस ऑफ हिमालयाज की बात, जिस प्रकार यहाँ पे रहने वाली महिलाओं को घर से एक बिजनेस स्टार्ट करने का कार्य मिले, इस तरीके की चीज़ें और हर स्टेट में हमारे उत्तराखंड का नाम एक हिमालय के प्रोडक्ट के रूप में हो, उसके लिए भी जो ये लगातार पहल कर रहे हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, वो वाकई सराहनीय है। बैठक में सीएम धामी ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी हमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इसे लेकर उत्तराखंड सरकार इकोलॉजी और इकोनॉमी के समन्वय के विकास योजना को संचालित करने पर विशेष ध्यान दे रही है। राज्य में जीडीपी की तर्ज पर जीईपी जारी करने की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड आपदा की दृष्टि से अति संवेदनशील राज्य है, लिहाजा केंद्र सरकार ने इस बार के बजट में विशेष वित्तीय प्रावधान किया है। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार है। देखिए, बहुत ही सराहनीय बातें उन्होंने करी हैं, जो कि केंद्र सरकार से नीति आयोग की। और इस वक्त आपको सीधे लेकर चलते हैं टिहरी, जहां पर आपदा कुछ दिन पहले आई। अब मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हैं, आपदा प्रभावितों से वो बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, अधिकारियों को साथ में निर्देश भी दे रहे हैं। चाहूंगा कि आप बहुत शिविर होने के बाद भी आप लगातार मेरे से क्षेत्र के बारे में बात करते रहे और यहाँ मॉनिटरिंग करते रहे। आपने तत्काल प्रभाव से आपदा प्रबंधन मंत्री आपने अपने जिले के प्रभारी मंत्री अग्रवाल जी को तत्काल प्रभाव से यहाँ भेजा। कल आपने कमिश्नर साहब को यहाँ भेजा और डीएम साहब में लगातार हम क्षेत्र में बने। माननीय मुख्यमंत्री जी, अपना बूढ़ाखेड़ा और बिनाखाल इतना प्रभावित है कि मैं इसके लिए आपका एक बात के लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ। जिस बार आपने जो है हवाई सर्वेक्षण से आपने लिखा तक आपने सारी चीजें देख ली कि कितना जमीन का नुकसान है, कितने पुल बह गए, कितने स्कूल बह गए, कितने लोग बेघर हो गए, आपने देखा। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं समझता हूँ कि आज इस दुख की घड़ी में मैं बहुत एक विस्तृत ढंग से न कहते हुए मैं सीधे ही वास्तविक स्थिति पे आऊंगा। आपदाग्रस्त क्षेत्र बूढ़ाखेड़ा और बिनाखाल की स्थिति को देखते हुए मान्यवर, मैं चाहूंगा कि 26/7/2024 को जो आई भीषण आपदा से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त प्रभावित हो चुका है। जिसमें तोली गांव, जिसमें तिनगढ़ गांव, तोली गांव की सरिता देवी पत्नी वीरेंद्र लाल, उनकी पुत्री अंकिता की दबे होने के कारण मृत्यु हुई थी तथा तिनगढ़
बुढ़ाकेदार, तोली, जखना, कोट, बिशन, तिनफाड़, गेवाली, बिगुन, मेड, मोरवाड़ी, निवालगांव आदि अत्यधिक प्रभावित हो चुके हैं और क्षेत्र की विभिन्न सार्वजनिक परिसंपत्तियों का पूर्ण तरह से ध्वस्त हो चुका है। टिंगड़ गांव में पूर्ण रूप से ध्वस्त है, जिसका पूर्ण विस्थापन किया जाना अति आवश्यक है। हाथी, बुढ़ाकेदार, तोली, जखना, कोट, बिशन, तिनफाड़, गेवाली, भिगुन, मेड, मोरवाड़ी, निवालगांव आदि गांव भी विस्थापन की स्थिति या विस्थापन किया जाना अति आवश्यक। उत्तरकाशी की तर्ज पर हाथी, बुढ़ाकेदार, जखाना, बिसन गांव की बाढ़ सूचना योजना विभिन्न मोटर मार्गों, पुलों, सिंचाई गुल, नहरें, विद्युत लाइनें, पेयजल लाइनें, पैदल मार्ग, लोक निर्माण विभाग विकास भारती का पंचक्की भी पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुकी है तथा पूरे बालगंगा क्षेत्र की हजारों हेक्टेयर सिंचित भूमि पूर्ण रूप से बहकर नष्ट हो चुकी है। उक्त योजनाओं के पुनर्गठन हेतु मान्यवर मैं चाहूंगा कि आप जो भी तमाम विभागों को, वैसे डीएम साहब का बहुत अच्छा सहयोग इस क्षेत्र को मिल रहा है, मैं चाहूंगा कि जो भी जितने भी परिसंपत्तियों का नुकसान हुआ है उसके लिए आप संबंधित अधिकारियों को आदेश करने का कृपा करें, ताकि मेरी जनता और ये जो लोग प्रभावित हो चुके हैं उनको तुरंत राहत मिल सके। यही तो मुख्यमंत्री ने राहत बचाव कार्यों का निरीक्षण भी किया है और लोगों को उन्होंने कहा है कि आपकी पूरी मदद सरकार की ओर से की जाएगी। फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहें हॉर्नबिल टीवी।